दोस्तों आज के दिन मैं आप लोग को जो क्राइम की कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी जो कि आज के ज़माने में हर माँ बाप को पता होना चाहिए। दोस्तों इस कहानी के अंदर टोटल अभी तक 26 दिनों का समय गुजर चुका है। 8 से ज़्यादा पुलिस टीमें इसमें सक्रिय हैं, 35 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस केस को सुलझा रहे हैं, 7 से ज़्यादा राज्य पुलिसकर्मी घूम चुके हैं, 9 से ज़्यादा शहर पुलिसकर्मी खंगाल चुके हैं। लेकिन अभी तक जो क्राइम करने वाले 2 पर्सन हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक अंतहीन क्राइम की कहानी अभी तक दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग दावे, अलग अलग कहानियां देखने को लगातार मिल रही हैं और इस तरीके की जो खबरें हैं, खबरों का बाजार अभी तक गर्म है। लेकिन दोस्तों दरअसल इस पूरी कहानी के अंदर क्या हुआ था और एक माँ बाप को आखिर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटी उनके साथ आज के ज़माने में हो ना सके। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। और दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप सभी लोगों के लिए करना चाहूँगा। दोस्तों जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाते हैं। कल के दिन जो कमेंट्स किए थे वो भी आज के दिन पढ़े जाएंगे, लेकिन आज के बाद लगभग 4 से 5 दिन रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो है वो हमारे पोस्ट किए जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपनी थोड़ी सी हेल्थ इशू से जूझ रहा हूँ। तो कल के दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हो सकता है कि हॉस्पिटल से आने में मुझे 5 से 7 दिन का समय लग जाए। आप लोग की दुआ रहेगी तो सही सलामत सब कुछ ठीक रहेगा। तो उसके बाद आप लोग के जो कमेंट्स रहेंगे फिर से उनका सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी आज के बाद से आप लोग को 5 से 6 दिन कमेंट्स पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, चलिए विस्तार से जानते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शाफिज मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग जबलपुर के नाम से जानते हैं, और यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम राजकुमार, जो कि रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इनकी 14 साल की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है, और एक लड़का भी है इनका 8 साल के आसपास जिसका नाम तनिष्क है। जो राजकुमार है इनकी पत्नी होती है आरती। इसकी 1 साल पहले डेथ हो जाती है। यानी अब परिवार में जो 2 बच्चे हैं, यानी 14 साल की जो बेटी है काव्या, जो कि क्लास 10th की स्टूडेंट है, और एक छोटा बेटा है जिसका नाम तनिष्क है जिसकी उम्र मात्र 8 साल के आसपास है। तो रेलवे की नौकरी करते करते अभी जो पूरी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इसी राजकुमार के ऊपर आ चुकी थी, यानी जो पिता था। लेकिन परिवार में माँ की कमी तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पिता था अपने बच्चों के लिए एक माँ का भी प्यार दे रहा था, एक पिता का भी प्यार दे रहा था। उनके लिए खाना बनाता, उनके लिए कपड़े धोता, बीच बीच में उनको कहीं घुमाने के लिए भी लेके जाता, और साथ के साथ अपनी ड्यूटी भी करता था। ये जो बाप था अपने बच्चों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से परवरिश कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। जो काव्या थी ये स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाता, उसको कुछ टिफ़िन वगैरह पैक भी करके देता। इस तरीके से ये प्यार अपने बच्चों से करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों जब काव्या अपने स्कूल जाती है तो स्कूल जाने के समय रास्ते में ही उसको एक लड़का, जो कि बीच बीच में उसका रास्ता रोक लिया करता था, जिसका नाम था मुकुल सिंह। अच्छा, मुकुल सिंह जब रास्ता रोक लिया करता था, बीच बीच में काव्या के ऊपर कमेंट्स करता था, कभी कभी उसे छेड़ता भी था। काव्या इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे काव्या को भी कहीं ना कहीं मुकुल जो है, उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो लुक है, देखने में तो बड़ा एवरेज सा है, एक तरीके से छपरी लुक बोले, तो वो भी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक ठाक लगने लगता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और जो दोस्ती होती है तो उसके बाद में इन दोनों का जो मिलना मिलाना होता है, जो बातचीत होती है, वहाँ से शुरू होती है। और दोस्तों जब एक बार मिलना मिलाने का जो सिलसिला इन दोनों के बीच में शुरू होता है, उसके बाद में फ़ोन पे बातचीत। अब जब दोस्तों इनकी इस तरीके से मुलाकातें, इस तरीके से बातें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं काव्या भी अब मुकुल के प्यार में पड़ जाती है। जो मुकुल था वो भी काव्या की सोसाइटी में सामने ही रहता था, और जो मुकुल के पिताजी थे ये भी रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करते थे। और इसी तरीके से काव्या और मुकुल इन दोनों का चोरी छिपे मिलना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों जब इस तरीके से इनकी मोहब्बत, इनकी जो एक तरीके से मिलना जुलना था, ये भी परवान चढ़ती है, तो इस बारे में राजकुमार को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो पिता थे काव्या के। अब ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलने लगती हैं। जो काव्या थी अपने घर के पीछे विंडो से मुकुल को मिला करती, क्योंकि काव्या के जो पिता थे वो दिन में तो ड्यूटी चले जाते थे, शाम को लौट के आते थे। भाई 8 साल का था, तो कुछ इतनी चिंता की बात काव्या के लिए थी नहीं। दोस्तों एक दिन काव्या अपने विंडो के पीछे से मुकुल को बुलाती है। उसके बाद में ये उससे मिल रही होती है कि उसी समय जो सोसाइटी थी उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड काव्या और मुकुल को मिलते हुए देख लेता है। उसके बाद में वो उनसे सवाल जवाब करता है। तो दोस्तों जो मुकुल होता है वो सिक्योरिटी गार्ड के थप्पड़ जड़ देता है, और उसको जब थप्पड़ मारता है
तो जो काव्या थी ये भी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर छेड़छाड़ के इल्ज़ाम लगाती है। अब जो सिक्योरिटी गार्ड था बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है। डरने के बाद में वो उस सोसाइटी को छोड़ता है, वहाँ से जॉब छोड़ता है, बल्कि उस शहर को ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों जो काव्या और मुकुल थे एक दूसरे के साथ में अब काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना शुरू कर देते, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी जा चुका था। अब जो काव्या थी अपने स्कूल नहीं जाती और दिन के समय मुकुल के साथ घूमने के लिए निकल जाती, कभी मूवीज़ जाती, कभी पार्कों में जाती घूमने के लिए। इस तरीके से ये घूमने लगती है। और जो काव्या के पिताजी होते हैं जो अपने बच्चों को एक बेहतर तरीके से शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, माँ की कमी ना खिले इसलिए घर का जो साफ़ सफाई रहती है, उनके खाने का रहता है, उनके कपड़ों का रहता है, जो भी इंतज़ाम रहता है, वो जो पिता था राजकुमार वो अपने बच्चों के लिए कर रहा था। लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी जो बेटी है वो क्या गुल खिला रही है। अब दोस्तों उसके बाद में इनका जो मिलना मिलाना इसी तरीके से शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना शायद राजकुमार ने भी नहीं की थी। दरअसल दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 29 सितंबर साल 2023। 29 सितंबर साल 2023 को जो राजकुमार होते हैं जब अपनी नौकरी से ड्यूटी ख़त्म करने के बाद में जब अपने घर पे आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो बेटी काव्या है ये घर पे नहीं है। अब जो राजकुमार थे ये अपनी बेटी को जगह जगह ढूंढते हैं। जब हर जगह ढूंढ लेते हैं, थक हार जाते हैं, एक दिन गुजर जाता है। उसके बाद में 30 सितंबर साल 2023 को ये पुलिस थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब दोस्तों पुलिस जब ढूंढना शुरू करती है तो मात्र एक दिन के अंदर ही काव्या और उसके दोस्त मुकुल को ढूंढ निकालती है। अब दोस्तों चूंकि काव्या जो कि नाबालिग थी, उम्र काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो उसके बाद में जो काव्या के पिताजी होते हैं जिनका नाम राजकुमार, वो मुकुल के ऊपर FIR कर देते हैं, केस कर देते हैं। मुकुल के ऊपर पॉस्को लगाई जाती है। उसके बाद में उसे जेल हो जाती है। इधर जो काव्या थी ये पिता के साथ में घर आ जाती है। अब जब काव्या के पिता रामकुमार जब अपनी बेटी को लेकर घर आते हैं तो सोचते हैं कि शायद काव्या का यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए ये अपनी बेटी को अपने बड़े भाई के पास पिपरिया भेज देगा। उसके बाद में जो राजकुमार जी होते हैं अपनी बेटी काव्या से कहते हैं कि बेटा तुमसे नादानी में गलती हो गई है, लेकिन तुम घबराओ बिल्कुल मत, मैंने तुम्हारी गलती को बिल्कुल माफ़ कर दिया है और तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो तुम ऐसा करो कि मेरे जो भाई हैं जो पिपरिया में रहते हैं वहाँ चली जाओ और वहाँ पर जाने के बाद में अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, अपनी स्टडी करना, स्टडी पर ध्यान देना और इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना जो पास्ट में घट चुका है। और ये लो अपनी मम्मी का फ़ोन, जब वहाँ पर जाओ तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो वहाँ से मुझे फ़ोन कर लेना। उसके बाद में काव्या अपनी पैकिंग करती है और अपने पिताजी को बाय बोलकर वहाँ से पिपरिया के लिए चली जाती है। अब दोस्तों काव्या वहाँ से पिपरिया के लिए निकल तो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने पिता के लिए उसके मन में अब नफरत आ चुकी थी। वो अपने पिता से नफरत करने लगी थी, घृणा करने लगी थी, क्योंकि उसके पिता ने ही मुकुल को जेल में भिजवाया था। उसके बाद में काव्या जो थी वो पिपरिया चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद में अपनी पढ़ाई लिखाई इन सारी चीज़ों में ध्यान देती है। कभी कभार अपने पिताजी को भी कॉल करती है। दोस्तों उसके बाद में बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट भी आ जाती है। जो पिता राजकुमार थे ये अपनी बेटी को वहाँ से पिपरिया से अब जो है जबलपुर लेके आ जाते हैं। और दोस्तों जब ये अपनी बेटी को जबलपुर लेके आते हैं उसके बाद में एक तारीख आती है 14 मार्च साल 2024। 14 मार्च साल 2024 को जो मुकुल था ये काव्या के पीछे वाले जो घर के पीछे जो विंडो होता है वहाँ से घुसता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके हाथ में एक बैग था। अब जैसे ही ये घर के अंदर घुसता है तो उसके बाद में जो काव्या के पिताजी होते हैं राजकुमार एक किचन में अपनी बिटिया के लिए खाना बना रहे होते हैं। पीछे से मुकुल पहुंचता है और राजकुमार के सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार करता है, जिसकी वजह से वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद उनके जिस्म पर कई और चीज़ों से हमला किया जाता है। किचन का मंजर ऐसा था दोस्तों कि जिसको देखने के बाद में अच्छे खासे इंसान की भी रूह कांप जाए। लेकिन जो काव्या थी जिसकी उम्र मात्र 14 से 15 साल थी, वो ये मंजर खड़े होकर बहुत ही आसानी से, बहुत ही हंसमुख तरीके से देख रही थी। इसी बीच में उसका जो 8 साल का भाई होता है ये भी किचन में आ जाता है, जिसका नाम था तनिष्क। अब दोस्तों जब ये किचन में आता है तो उसके बाद में मुकुल जो है वो पिताजी को तो मार चुका था, उसके बाद में उस छोटे से 8 साल के मासूम की भी हत्या करता है। और जो काव्या थी वो बहुत आसानी से, बहुत सब कुछ, बहुत हंसी खुशी ये सब कुछ देख रही थी कि उसके भाई की भी हत्या हो चुकी है, उसके पिता की भी हत्या हो चुकी है। दोस्तों ज़रा सोचो कि इस काव्या ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसके पिता जिसकी हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने की है, कितने नाजों से उस पिता ने इस काव्या को पाला है। जब उसकी माँ चली गई थी, माँ चल बसी थी, तो उसके बाद में अपने कंधे पर बिठाकर इस बाप ने दुनिया दिखाना उसे सिखाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो काव्या थी ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ ऐसा अपने भाई और अपने पिता के साथ में कर चुकी थी जिसका अंदाज़ा शायद ही इस पिता ने कभी लगाया हो। और दोस्तों उसके बाद में काव्या अपने रूम में जाती है, वहाँ से एक बेडशीट लेके आती है और अपने भाई तनिष्क को मुकुल के साथ में उस बेडशीट में लपेटती है। उसके बाद में पॉलीथिन में उसको पैक किया जाता है। उसके बाद में उसे फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि किसी को भी कुछ कानो कान खबर ना चले, पुलिस को भी शक ना हो।
और उसके बाद में मुकुल और काव्या उस घर के अंदर पूरी रात गुजारते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक 14 से 15 साल की लड़की है, उस घर के अंदर उसके पिता की डेड बॉडी पड़ी है, उसके भाई की डेड बॉडी पड़ी है। भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद में अगले दिन सुबह होती है, जो काव्या थी वो अपने बड़े पापा को व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि किसी ने उसके पिता और उसके भाई की हत्या कर दी है, जल्दी से पुलिस लेकर घर पे आ जाओ। अब जैसे ही जो काव्या के बड़े पापा होते हैं जब ये बात सुनते हैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद पुलिस को लेकर जो काव्या का घर है यानी जो राजकुमार जी का घर है वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस देखती क्या है कि जो घर है उस घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। उसके बाद में उस ताले को तोड़ा जाता है और जैसे ही पुलिस घर के अंदर एंट्री करती है तो उसके बाद में जो राजकुमार जी होते हैं उनकी डेड बॉडी बरामद की जाती है। जो भाई मुकुल था, जो भाई था तनिष्क, उसकी डेड बॉडी तलाश करती है तो वो फ्रिज में मिलती है। यानी इस तरीके से डेड बॉडीज़ को वहाँ पर रखा गया था और काव्या भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो पुलिस समझ जाती है कि इस पूरे केस के अंदर शायद काव्या भी किसी के साथ मिली हुई है। उसके बाद में पुलिस जो थी वहाँ के सीसीटीवी कैमरास खंगालती है तो देखा जाता है कि मुकुल जो है वो इसी 14 मार्च साल 2024 वाले दिन काव्या के पिछले वाले जो गेट होता है, खिड़की होती है, उससे इस घर के अंदर एंट्री लेते हुआ दिखाई पड़ता है। उसके हाथ में एक झोला है। पुलिस को अंदाज़ा रहता है कि शायद इस झोले के अंदर वो साजो सामान रहा होगा कि जिससे इसने इन दोनों की हत्या की है। उसके बाद में अगले दिन का सीसीटीवी खंगाला जाता है तो उसमें मुकुल को अपनी एक्टिवा से बाहर निकलते हुए देखा जाता है और उसके पीछे पीछे जीन्स और टॉप पहनी हुई काव्या उसके पीछे पीछे जाती हुई दिखाई पड़ती है। बहरहाल दोस्तों पुलिस जब काव्या के मोबाइल फ़ोन को चेक करती है, उसकी सारी चीज़ें चेक करती है तो पता चलता है जो काव्या है वो पिपरिया में पढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि वो इंटरनेट पर कुछ इस तरीके की चीज़ें खोज रही थी जिससे वो एक परफेक्ट तरीके का क्राइम कर सके। और इसी के लिए वो अलग अलग तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज, अलग अलग तरीके की वेब सीरीज, क्राइम शोज़, ये सारी चीज़ें देख रही थी और एक परफेक्ट क्राइम करने का प्लान बना रही थी। और दोस्तों इधर काव्या को ये बखूबी पता है कि पुलिस जो है वो उसके मोबाइल को ट्रेस कर रही है, इसलिए काव्या अपने मोबाइल को ऑन ऑफ कर रही है। कभी ये मोबाइल गोवा में ऑन होता है तो कभी कर्नाटक में ऑन होता है। और उसके बाद में गोवा में इन्होंने होटल के अंदर भी चेक इन किया था यानी चेकआउट किया था। और उसके बाद में काव्या ने अपने पिता के डेबिट कार्ड से लगभग 10,000 रुपये भी निकाले थे। अब दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से काव्या ने इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया था और जिसको अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। 26 से ज़्यादा दिन का समय गुजर चुका है, 9 से ज़्यादा राज्य पुलिस घूम चुकी है और उसके बावजूद भी काव्या और मुकुल का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए काव्या के पिता के बारे में। उस पिता ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसके बाद में काव्या के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, उसको अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजना, इसी तरीके से सब कुछ करता रहता है। लेकिन दोस्तों आजकल के माता पिता को ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये देखें कि उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन में किस तरीके की वीडियोज़ देखते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और किस तरीके की चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं माता पिता इन सारी चीज़ों से नज़रअंदाज करते हैं जिसकी वजह से कुछ इस तरीके के क्राइम देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी। उसमें एक लड़की थी जिसके पिता और जिसकी माँ होती है वो घर के बाहर सो रहे होते हैं और उन्होंने अपनी बेटी को कमरे के अंदर सुला दिया होता है, बाहर से गेट बंद कर दिया होता है, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो बेटी है एक गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसके बाद में वो जो लड़की थी वो खिड़की से कूद कर निकलती है और अपने माँ और अपने पिता की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर देती है। उसके बाद में वहीं पर कुल्हाड़ी रखती है और वापस से कमरे में चली जाती है और सुबह के वक्त उस कमरे से चीख चीख कर लोगों को उठाती है कि उसकी माँ और उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी है, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोल दो। दोस्तों इस तरीके के जो क्राइम है वो आज के ज़माने में ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से करें। और कभी भी मैं कहता हूँ खासकर बेटियों को एक तरीके से अगर उनके पास मोबाइल है तो ये ज़रूर देखें कि वो मोबाइल में किस तरीके की चीज़ें देखती हैं, किस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, कौन उनके दोस्त हैं कौन नहीं है। क्योंकि दोस्तों आजकल के मोबाइल फ़ोन में इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं कि वो ये देख सकें कि उनके मोबाइल में किस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, किस तरीके की चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन आप लोग को जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन प्यारे प्यारे कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है विनोद उपाध्याय जी का। लिखते हैं, शाविज भाई नमस्कार, कल मैंने आपकी वीडियोस का इंतज़ार किया, फिर पता चला कि आज वाला वीडियो नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, आपके
और आपके परिवार को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शाविज़ भाई आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से ईद की बेहद मुबारकबाद। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। AS 617 यानी अनिल सालोंके जी हैं, लिखते हैं शाविज़ जी आपके और आपके परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो सेहतमंद रहें। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सन्नी मेहरा हैं, लिखते हैं ईद मुबारकबाद भाई जी। तो भाई ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसके बाद में रुखसाना कुरैशी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, चांद मुबारक हो आपको। तो रुखसाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब ईद मुबारक हो आपको। मैं कमेंट्स लेट कर रहा हूँ, सॉरी जी। आप अपना ख्याल रखो, भले ही एक दिन हमें सुनने को ना मिले, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी, इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं 9 तारीख में कहानी सुनाई थी या नहीं सुनाई थी। रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो 9 तारीख में कहानी हम नहीं सुना पाए थे, हमने एक पोस्ट करके आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये ड्रीम चेसर करके आईडी है, उन्होंने कमेंट्स किया। तो भाई आपका शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, लिखते हैं अगर खून का बदला खून होता तो क्राइम्स थोड़ा कम हो जाता। तो नारायण कुमार जी आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, बहुमूल्य आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है ड्रीम चेसर का ही, और लिखते हैं भाई इतनी लंबी और सस्पेंस वाली कहानी कहाँ से लाते हो, एक तरीके से हमारे ऊपर तंज कसते हुए कहते हैं। तो ड्रीम चेसर जी आपने कमेंट्स किया, आपका शुक्रिया, बस आपसे क्या ही कहा जाए। उसके बाद में जाकिर हुसैन हैं, लिखते हैं इसको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों आज की कहानी को मैं ख़त्म करूँ उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है, और शिकायत ये है कि आप लोग कहानी देखते तो हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट्स भी बहुत कम ही करते हैं, और सबसे बड़ी बात आप वीडियो को शेयर नहीं करते। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में है, और मुझे इस तरीके की उम्मीद थी नहीं जिस तरीके से हमारा चैनल डाउनफॉल में जा रहा है। तो दोस्तों आपके प्यार के, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को हो सके तो शेयर अपने मित्रों, अपने अजीज़ों में ज़रूर से ज़रूर किया करें। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।